हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन की आपकी यात्रा कैसी चल रही है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी यात्रा अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अपन आपकी इस यात्रा में राजस्थान सामान्य सॉरी दोस्तों, आपकी इस यात्रा में राजस्थान सेवा नियम और सामान्य वित्तीय लेखा नियम की यात्रा में मैं आपका सारथी बन के आपके साथ मैं भी जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन की एक तरह से यात्रा कर रहा हूँ। दोस्तों, अपन सामान्य वित्तीय लेखा नियम कंप्लीट कर चुके हैं। अब राजस्थान सेवा नियम अपने चल रहे हैं। नियम संख्या 22 पे अपन पहुंच चुके हैं। दोस्तों, नियम संख्या 21 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन इस क्लास में इस अध्याय के नियम संख्या 22 और 23 को कंप्लीट करके और इस अध्याय को समाप्त करेंगे। फिर इसके बाद में आपके लिए अगली क्लास लेके आऊँगा बैक टू बैक। इसी की जैसे ही अपनी क्लास समाप्त होगी उसके 5-10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के बाद आपको अगली क्लास अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि अपन कल क्लास नहीं ले पाए तो कल की भी पूर्ति आज ही करेंगे। तो दोस्तों, राजस्थान सेवा नियम में अपन ने एक एक नियम समझा। अपन ने जैसा जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अपने जो आगे से जो क्लास लेके आएंगे उसमें रफ स्लाइड भी पहले से बनी हुई होंगी ताकि आपका समय बचे। कम समय में अपन अधिक से अधिक करने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अब शुरू करता हूं एक एक करके नियम को समझाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आज प्रारंभ में स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8। दोस्तों, आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब दोस्तों, अपन एक एक नियमों को समझेंगे। पहले से रफ स्लाइड आपके लिए तैयार की हुई है क्या, ताकि आपका कम समय लगे। दोस्तों, नियम संख्या 22 किसके संबंध में है, तो आपको याद रखना है कि वेतन और भत्ते अपन 2-2 महीने में निकलवा के लाते हैं। एक तरह से ये मान के चलना कि अपन 2-2 महीने में वेतन अपना निकलवाते हैं। तो वेतन और भत्तों से संबंधित नियम कौन सा है, तो नियम 22 आपको याद रहेगा। दोस्तों, वेतन भत्तों से संबंधित नियम 22 किसके संबंध में, वेतन भत्तों के संबंध में। नियम संख्या 22 को याद करने का तरीका कैसे है कि नियम संख्या 22 किसके संबंध में, तो ये याद कैसे रखोगे। तो दोस्तों, आप याद रखना, वेतन और भत्ते दो चीजें हैं और अपन 2-2 महीने बाद निकलवा के लाते हैं। मान लीजिए वेतन अपन 2-2 महीने बाद निकलवा के लाते हैं, तो नियम संख्या 22 वेतन भत्तों के संबंध में। ये याद करने का तरीका बता रहा हूं दोस्तों। पदभार ग्रहण से प्रारंभ। दोस्तों, वेतन कब से प्रारंभ होगा, जिस दिन आप जूनियर अकाउंटेंट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, जिस दिन आप पदभार ग्रहण करेंगे, यानी कि जिस दिन जाकर के आपके जहाँ पे आपको ऑफिस अलॉट होगा, जिस ऑफिस में आप जाएंगे, जिस कार्यालय में आपकी नौकरी लगेगी, उस कार्यालय में जाके जिस दिन प्रारंभ में आप क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, उसी दिन आपका क्या होगा, पदभार ग्रहण दिवस होगा। पदभार ग्रहण से प्रारंभ हो जाएगा, उसी दिन से आपका वेतन प्रारंभ हो जाएगा। वेतन नियमानुसार वेतन भत्ते दिए जाएंगे, जो नियमों में लिखा हुआ है उस आधार पे वेतन भत्ते दिए जाएंगे आपको। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, सरकारी सेवा बंद। वेतन भत्ते बंद कब से होंगे, तो दोस्तों, जिस दिन सरकारी सेवा बंद, उस दिन से वेतन भत्ता बंद हो जाएगा आपका। जिस दिन जाके रजिस्टर में साइन करोगे, उस दिन से तो वेतन भत्ते प्रारंभ होंगे, और जिस दिन आपने सरकारी सेवा करना बंद करोगे, उसी दिन से वेतन भत्ते बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो वेतन भत्ते कब से प्रारंभ होंगे और कब समाप्त होंगे वो हुआ। दोस्तों, यदि आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, आप जूनियर अकाउंटेंट के रूप में जिस दिन ज्वाइनिंग करने जाएंगे, अगर आप दोपहर से पूर्व यानी मध्याह्न से पूर्व जाओगे, तो वेतन भत्ते उस दिन से प्राप्त होंगे। दोस्तों, यदि आप दोपहर के पहले जाके ज्वाइनिंग कर लोगे ना, 12 बजे पहले अगर आप ज्वाइनिंग कर लोगे, तो आपको उस दिन का भी वेतन मिलेगा। ये बात याद रखना। और अगर
आप 12 बजे बाद ज्वाइन करोगे तो दोस्तों आपको अगले दिन से वेतन मिलना प्रारंभ होगा। मध्याह्न बाद करोगे तो अगले दिन से वेतन भत्ते मिलना प्रारंभ होगा। तो दोस्तों ये नियम संख्या 22 किसके संबंध में था? दोस्तों नियम संख्या 22 वेतन भत्तों के संबंध में था। आपको समझ में आया गया होगा। पदभार ग्रहण से प्रारंभ होंगे वेतन भत्ते, नियमानुसार वेतन भत्ते दिएंगे। जिस दिन सरकारी सेवा बंद उस दिन से वेतन भत्ते बंद हो जाएंगे। अगर हम ज्वाइनिंग जिस दिन आपकी होगी या कोई भी व्यक्ति जो ज्वाइन करने जा रहा है नौकरी, तो उस दिन अगर वो दोपहर पहले से ज्वाइनिंग करने जाएगा यानी 12 बजे पहले वहां जाके ज्वाइन करता है तो उसको उस दिन के भी वेतन भत्ते मिलेंगे, अन्यथा उसको अगले दिन से वेतन भत्ते मिलना प्रारंभ होंगे। तो दोस्तों लाड़ लो, एक तो अपन ने नियम संख्या 22 में वेतन भत्तों का पॉइंट पढ़ लिया। नियम संख्या 22 में ही त्याग पत्र का भी पॉइंट है। अगला पॉइंट अपना किसके संबंध में है? त्याग पत्र देने के संबंध में है। त्याग पत्र के नियम भी नियम संख्या 22 में दे रखे हैं। तो दोस्तों 2 और 2 क्या किससे संबंधित है? वेतन और भत्तों से संबंधित है। यह याद हो गया होगा। अपन 2-2 महीने में तनख्वाह निकलवा के लाएंगे, यानी कि नियम संख्या 2 और 2 22 त्याग पत्र के नियम भी इसी में दे रखे हैं। दूसरा पॉइंट किसके संबंध? पहला तो वेतन भत्ते, दूसरा त्याग पत्र के नियम। दोस्तों त्याग पत्र हमेशा नियुक्ति प्राधिकारी जिसको नियुक्ति की है, जिसने आपकी उस प्राधिकारी को भेजा जाएगा। त्याग पत्र किसको भेजा जाएगा आपसे पूछ सकता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी को त्याग पत्र भेजा जाएगा। निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़ करके त्याग पत्र स्वीकार कर लिया जाता है। निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है। यानी कि दोस्तों सामान्यतः क्या होगा, अगर आपकी नौकरी से कोई भी व्यक्ति, आप या कोई भी व्यक्ति त्यागपत्र देना जाएगा तो वो किसको देगा? नियुक्ति प्राधिकारी को देगा। सामान्यतः तो ऐसा होता है कि नियुक्ति प्राधिकारी आपका त्यागपत्र स्वीकार कर लेगा, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी बनती है जिनमें वो तुरंत त्यागपत्र आपका स्वीकार नहीं कर सकता। तो वो परिस्थितियां कौन सी है? तो निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है। तो कौन सी परिस्थितियां? यदि कर्मचारी महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। दोस्तों महत्वपूर्ण कार्य कैसे? जैसे चुनाव कार्य। दोस्तों आपकी ड्यूटी चुनाव कार्य में लगी है और अगर आप त्यागपत्र देने जाओगे, कोई कर्मचारी हो आप और आपकी ड्यूटी चुनाव कार्य में लगी और उस दौरान आप त्यागपत्र दोगे, तो दोस्तों आपका त्यागपत्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा, स्वीकृति नहीं मिलेगी आपको। कब तक? जब तक वो महत्वपूर्ण कार्य कंप्लीट नहीं हो जाएगा, यानी कि चुनाव कार्य कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ये चुनाव कार्य का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, इसका वर्णन नहीं है नियम में तो केवल ये लिखा हुआ है, कर्मचारी महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है ना कर्मचारी को, तो उसी समय उसको त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब तक वो महत्वपूर्ण कार्य पूरा नहीं कर ले। तो जिस प्रकार से महत्वपूर्ण कार्य में एक कार्य चुनाव कार्य भी आता है दोस्तों, तो चुनाव कार्य जैसे ही समाप्त होगा या महत्वपूर्ण कार्य जो सौंपा गया वो जैसे ही समाप्त होगा, आपका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाएगा। अन्य व्यक्ति की व्यवस्था होने पर उस पद पर दूसरी परिस्थिति ये बनती है, मान लीजिए आपका त्यागपत्र स्वीकार करने का उनको कारण उचित लग रहा है, और तो दोस्तों वो अन्य व्यक्ति की उस पद पर व्यवस्था होने पर आपका त्यागपत्र स्वीकार करेंगे। निलंबित कर्मचारी, यानी दोस्तों किसी कर्मचारी को पद से निलंबित कर रखा है, तो निलंबित कर्मचारी कौन सा होता है? लाडलो निलंबित कर्मचारी कौन सा होता है ये मैंने आपको पहले समझाया था दोस्तों। निलंबित कर्मचारी वो कर्मचारी होता है जिसके खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त हुई है, जिसके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का या किसी भी प्रकार से दायित्व में लापरवाही का या दुर्व्यवहार का कोई मामला सामने आया है और उसकी उच्च अधिकारियों के द्वारा जांच की जा रही है, तो उच्च अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी तब तक उस कर्मचारी को क्या कर देता है? निलंबित कर देता है जब तक जांच चलती है।
तो जब तक वो जांच चलती है तो उसको दोस्तों उस पीरियड में वेतन भत्ते नहीं मिलते, वो घर रहता है, लेकिन उसको निर्वाह भत्ता मिलता है एक, यानी जीवन यापन करने के लिए कुछ पैसे मिलते हैं निर्वाह भत्ते के रूप में। अपन परिभाषाओं में निर्वाह भत्ते की परिभाषा भी पढ़ के आए थे। तो निलंबित कर्मचारी की नौकरी नहीं गई हुई होती है। हाँ, जांच होती है, कुछ भी समय लगता है जांच में, अगर 1 महीने बाद जांच हुई, समय लगा और उसको वापस से नौकरी पे बहाल कर दिया गया तो दोस्तों निलंबन उसका समाप्त हो जाएगा। और यदि उसको बर्खास्त कर दिया गया, यानी कि अगर वो दोषी पाया जाएगा तो बर्खास्त कर दिया जाएगा। बर्खास्त करने पर नौकरी जाती है, निलंबन पर नौकरी नहीं जाती। तो दोस्तों राजकीय हित में है या नहीं, ये देखेंगे कि करोड़ों का भ्रष्टाचार करके कोई व्यक्ति है और उस पर मामला सामने आ गया और जांच चल रही है और वो अपने पद से त्याग पत्र देकर छोड़ के जाना चाहता है जेल में जाने से बचने के लिए, तो दोस्तों देखा जाएगा निलंबित कर्मचारी है तो राजकीय हित में है या नहीं, उसका त्याग पत्र स्वीकार करना राजकीय हित में होगा तो स्वीकार। बंद पत्र प्राप्त दोस्तों, पुलिस, राजस्थान पुलिस सेवा में जो व्यक्ति जाता है तो उसको एक बंद पत्र बॉन्ड भरना पड़ता है। इसी प्रकार से एयरफोर्स नेवी में कोई बंदा लगता है तो उसको भी बंद पत्र भरना पड़ता है, बॉन्ड भरवाया जाता है। बॉन्ड में राशि दर्शाई जाती है कि अगर आप संबंधित व्यक्ति को एक सीमा, जो अपन आगे पढ़ेंगे नियमों में, कि एक निर्धारित पीरियड से पहले अपन पढ़ भी चुके होंगे शायद, हाँ 2 वर्ष से पहले कोई सेवा छोड़ के जाएगा तो दोस्तों उसको क्या करना, अपन ये पढ़ चुके पहले वाले नियम में, नियम संख्या 21 में और 20 में अपन ये चीजें पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों कोई बंद पत्र प्राप्त यानी कि बॉन्ड भरवा रखा है किसी कर्मचारी से, उस बॉन्ड में दर्शाई गई राशि लौटाने पर, अगर उस दर्शाई गई राशि लौटाने पर ही उसका त्याग पत्र स्वीकृत किया जाएगा। तो जब तक राशि नहीं लौटाएगा त्याग पत्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में आपसे पूछे तो किसी व्यक्ति के द्वारा त्याग पत्र के लिए नियुक्ति प्राधिकारी के पास आवेदन करेगा। त्याग पत्र के लिए अपन ने लिखा है नियुक्ति प्राधिकारी के पास आवेदन करेगा। सामान्यतः तो क्या होता है कि स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन ये 4 परिस्थितियां बन रही हैं तो उसके त्याग पत्र में विलंब हो सकता है। स्वीकार होने में कर्मचारी महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया तो वो कार्य कंप्लीट होने पर स्वीकार किया जाएगा। अन्य पद पर, उस पद पर सक्षम प्राधिकारी अन्य व्यक्ति की व्यवस्था होने का इंतजार कर रहा है तो जैसे ही व्यवस्था होगी स्वीकार हो जाएगा। निलंबित कर्मचारी पर देखा जाएगा राजकीय हित में है या नहीं है, उसका त्याग पत्र, बंद पत्र पर राशि अगर लौटा देगा तो उसका त्याग पत्र स्वीकृत हो जाएगा। तो कुछ ये परिस्थितियां बनती है तो उनमें त्याग पत्र परिस्थितियों के मामले में तुरंत स्वीकृत नहीं भी किया जा सकता, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये तो त्याग पत्र के नियम हो गए। अब दोस्तों अपन ने नियम संख्या 22 आपने पढ़ा। नियम संख्या 22 में क्या था, आप सबको एक बार छोटा सा हेडिंग के माध्यम से रिवीजन करा देता हूं। नियम 22 पढ़ा अपन, हर महीने 2 महीने में सैलरी लेके आते हैं तो वेतन वह भत्तों के संबंध में नियम संख्या 22 है। इस प्रकार तो हेडिंग याद रह जाएगा। तो वेतन भत्ते प्रारंभ कब से होंगे और अंत यानी कि समाप्त मिलना बंद कब से होंगे, बंद ये लिखा हुआ है इसमें। दूसरा लिखा हुआ है बंद कब से होंगे और प्रारंभ कब से होंगे, वेतन भत्ते और त्याग पत्र के नियम। त्याग पत्र के नियम भी नियम संख्या 22 में। अब अपन नियम संख्या 22 ए पढ़ेंगे। दोस्तों नियम संख्या 22 ए क्या कहता है, प्रशिक्षण काल में दी गई धनराशि वापस लौटाना। यदि दोस्तों कोई व्यक्ति प्रशिक्षण का प्राप्त करके और त्याग पत्र के देके जाता है तो अपन ने इससे पहले वाले में त्याग पत्र के नियम पढ़े हैं, तो अब क्या करेंगे, प्रशिक्षण काल में दी गई धनराशि वापस लौटाने का प्रावधान भी अपन पहले पढ़ के आ रहे हैं कि उसको प्रशिक्षण काल में जो धनराशि होगी वो वापस से लौटानी पड़ेगी। तो दोस्तों प्रशिक्षण काल में दी गई धनराशि वापस लौटाएगा तो उसके मामले में कितने समय के लिए लौटाएगा, क्या लौटाएगा, उसके संबंध में प्रावधान 22 ए में दे रखा है। तो प्रशिक्षण काल में दी गई धनराशि वापस लौटाने के संबंध में 22 ए है। तो दोस्तों 22 ए में सबसे पहले ए ग्रेड कर्मचारी की बात की गई है, यानी कि फर्स्ट ग्रेड कर्मचारी की बात की गई है। राजपत्रित अधिकारी पदभार ग्रहण करने से पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त होता है।
कोई राजपत्रित अधिकारी के पद पर नियुक्त तो होता है दोस्तों। मान लीजिएगा कोई राजपत्रित अधिकारी के पद पर नियुक्त होता है, कोई कर्मचारी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर लगता है स्कूल के अंदर, या फिर आरएस बनता है, तो उसको पदभार ग्रहण करने से पूर्व प्रशिक्षण अगर प्राप्त करता है, तो दोस्तों लेक्चरर को तो कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है पदभार ग्रहण करने से पूर्व। लेकिन दोस्तों जो आरएस बनेगा उसको पहले ट्रेनिंग पे जाना होता है, कुछ दिन उसकी ट्रेनिंग चलती है। तो दोस्तों राजपत्रित अधिकारी पदभार ग्रहण करने से पूर्व प्रशिक्षण पर जाता है, तो अनिवार्य रूप से उसको प्रशिक्षण के बाद में 2 वर्ष की सेवा करना आवश्यक है, ये नियम बना रखा है। कोई राजपत्रित अधिकारी के पद पर कोई व्यक्ति लगता है, पदभार ग्रहण करने से पूर्व उसको प्रशिक्षण लेना पड़ता है, तो उसके लिए अनिवार्य है कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 2 वर्ष की सेवा करना उसके लिए अनिवार्य है। उससे पहले वो त्याग पत्र नहीं दे सकता। यदि वह त्याग पत्र देगा उससे पहले तो समस्त खर्चे कर्मचारी से वसूल किए जाएंगे, यानी कि जो ट्रेनिंग पर उसको खर्चा हुआ है, जो भी उसको भुगतान किया गया है इस पीरियड के अंतर्गत, और 2 वर्ष ये पूरे नहीं किए हैं तो कुछ समय इसमें भी, कुछ समय के लिए वो मान लो 1 वर्ष तक नौकरी करके फिर त्याग पत्र दे रहा है, तो तब तक जो भी उसको भुगतान किया गया वो सब वसूला जाएगा। उसके ट्रेनिंग पर जो वह किया है वो सब खर्चा वसूला जाएगा, लेकिन उससे केवल दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता को छोड़कर समस्त खर्चे कर्मचारी से वसूल किए जाएंगे। यदि 2 वर्ष का प्रशिक्षण के बाद 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने से पहले यदि वो त्याग पत्र देता है तो दोस्तों नियम संख्या 22 किसके संबंध में है? ए ग्रेड कर्मचारी यानी फर्स्ट ग्रेड कर्मचारी यानी कि राजपत्रित अधिकारी के संबंध में, प्रशिक्षण काल में दी गई धनराशि को वापस लौटाने के संबंध में है, यदि वह त्याग पत्र देता है तो। अब नियम 22B बोलो दोस्तों, त्याग पत्र देने के संबंध में, त्याग पत्र देकर कोई कर्मचारी जाता है और राशि लौटाने के संबंध में तो 22 अपन पढ़ के आ गए। लेकिन राजपत्रित अधिकारी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति अगर त्याग पत्र देता है और उसका 3 माह से अधिक उसने कभी प्रशिक्षण प्राप्त किया है भारत में कहीं भी, यानी कि उसको नियुक्त करने से पहले अगर 3 महीने से अधिक कहीं भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो उसको निम्न राजकीय सेवा करना आवश्यक है, यानी कि इतने दिन तक उसको नौकरी करना आवश्यक है, अन्यथा उससे भी खर्चा वसूला जाएगा। तो जिससे 3 माह से अधिक प्रशिक्षण जिस व्यक्ति ने प्राप्त किया है, 3 माह से 6 माह तक मान लीजिए किसी व्यक्ति ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है यानी ट्रेनिंग की है, ऐसी नौकरी है जिसमें 3 से 6 माह के मध्य की ट्रेनिंग रहती है। दोस्तों ट्रेनिंग पीरियड सब में अलग अलग रहता है। दोस्तों जैसे कोई व्यक्ति पुलिस में लगता है, राजस्थान पुलिस में तो 9 माह की ट्रेनिंग होती है, तो इसी प्रकार से ट्रेनिंग का पीरियड प्रत्येक नौकरी के लिए अलग अलग रहता है। तो 3 माह से 6 माह ऐसी नौकरी जिसमें 3 माह से 6 माह तक ट्रेनिंग करनी होती है, तो उसमें न्यूनतम 1 वर्ष की उसको ट्रेनिंग के बाद सेवा करना आवश्यक होगा। अगर इस बीच में वो छोड़ के जाएगा तो जो जो पैसे उसको मिले हैं वो, और उसके ट्रेनिंग पर जो खर्चा हुआ वो पूर्ण नहीं करने पर उसको कर्मचारी से क्या किया जाएगा? वसूला जाएगा, वो पूरा खर्चा उसी से वसूला जाएगा। अन्य पद पर प्रशिक्षण सहायता मिलती हो, मान लीजिए आप जूनियर अकाउंटेंट में आप सेलेक्ट हो रहे हो और दोस्तों फिर अकाउंटेंट में बाद में आपको सेलेक्ट हो जाते हो या किसी ऊपर के पद पे आपको नौकरी लग जाती है उसी डिपार्टमेंट में, इस कारण आप छोड़ के जा रहे हो और ये वाली ट्रेनिंग आपको अकाउंटेंट के लिए भी सहायक होगी, तो ऐसी स्थिति में वसूली नहीं की जाएगी। छोड़ के बीच में भी जाओगे तो। यदि दोस्तों 6 महीने से अधिक का अगर ट्रेनिंग पीरियड पूरा किया है तो 2 वर्ष की ट्रेनिंग आपको 2 वर्ष तक नौकरी करनी होगी। यानी कि अगर आपने राजस्थान पुलिस में आप कांस्टेबल के पद पे भर्ती हुए हो, मैं ये दोस्तों उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये पुलिस फलाना ढिमका जो मैं इस स्लाइड पे लिखा हुआ नहीं है ना, वो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ समझाने के लिए, वो आप नियम के अंदर ना समझें। तो 6 माह से अधिक अगर किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग प्राप्त होती है तो उसको 2 वर्ष तक सेवा करनी होगी। इसका मतलब राजस्थान पुलिस के मामले में 9 माह की ट्रेनिंग होती है, यानी कि उसको 2 वर्ष ट्रेनिंग के बाद सेवा करनी होगी। बीच में छोड़ के जाएगा तो पूरा खर्चा और उसको जितनी जितनी सैलरी जब जब मिली, तनख्वाह मिली, वो सब वापस उसको लौटानी होगी। अब दोस्तों नियम संख्या 23, दोस्तों नियम संख्या 22 पढ़ा अपन ने, वेतन भत्तों। दोस्तों नियम संख्या 22 किसके संबंध में था? फिर 22A आया, 22A किसके संबंध में था?
प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्राप्त की गई राशि वापस लौटाने के संबंध में राजपत्रित अधिकारी। 22B, राशि वापस लौटाने के संबंध में अन्य अधिकारियों के लिए न अन्य कर्मचारियों के लिए 22B था। तो 22A 22B अपन पढ़ के आया। अब नियम संख्या 23, जिसमें स्थिति जिसमें नियोक्ता सेवा में दोस्तों, ये नियोक्ता शब्द अपन ने यहाँ पे गलत लिख लिया दोस्तों, यहाँ पे नियोक्ता नहीं आएगा ये, लाडलो, ये नियोक्ता नहीं आएगा यहाँ पे आएगा नियोजन। मेरे पास स्थिति जिसमें नियोजन यानी कि सेवा में नहीं रहता, स्थिति जिसमें नियोजन में सेवा में नहीं रहता कर्मचारी व्यक्ति या कर्मचारी, स्थिति जिसमें सेवा में नहीं रहता, कि ऐसी स्थिति जिसमें कर्मचारी सेवा में नहीं रहेगा, उसकी सेवा समाप्त हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी या उस पर कार्रवाई की जाएगी, वो कौन कौन सी स्थितियां जिसमें नियोक्ता सेवा में नहीं रहेगा, नियोजन में नहीं रहेगा व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है, उसकी नौकरी। दोस्तों, एक समय पर निरंतर एक व्यक्ति को कितने दिन अवकाश मिल सकता है? तो दोस्तों, आपको याद रखने के लिए बताऊं, 2 और 3 दोस्तों, 2 और 3 यानी कि 5, तो 5 वर्ष तक अवकाश मिलता है एक कर्मचारी एक समय में, अधिकतम 5 वर्ष तक, यानी लगातार कोई छुट्टियां लेना चाहे, ऐसी परिस्थिति बन गई दोस्तों, मान लीजिए उसको आवश्यक कार्य था कोई, वो अवकाश पर चला गया, महिला कर्मचारी थी, फिर बाद में उसके बच्चा पैदा हो गया तो वो 3 वर्ष तक का जो भी उसको प्रसूति अवकाश मिलता है उस पर चली गई। फिर उसके बाद में दोस्तों कुछ और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, वो बीमार हो गई तो वो मेडिकल पे चली गई। तो इस प्रकार से वो टोटल निरंतर लगातार 5 वर्ष तक लगातार अवकाश में रह सकती है। दोस्तों, सरकारी कर्मचारी आपसे पूछ सकता है एक निरंतर एक समय पर कितने दिन तक अवकाश में रह सकता है, तो 5 वर्ष तक अवकाश में रह सकता है। तो दोस्तों, 2 और 3, 2 पहले आता है तो पहले लिखेंगे, 3 बाद में आता है तो 3 बाद में लिखेंगे। नियम 2 और 3 5 होते हैं, तो 5 वर्ष तक अवकाश पर रह सकता है कोई कर्मचारी, और नियम संख्या 23 हो गया। तो दोस्तों, एक समय में निरंतर 5 वर्ष तक अवकाश में रह सकता है, सेवा में उपस्थित नहीं होता है। 5 साल की छुट्टी लेने के बाद भी यदि दोस्तों कोई सेवा में वापस नहीं आएगा तो ये मान लीजिएगा वो तो अति कर रहा है वो तो, और अति का अंत होता है। तो दोस्तों, एक समय निरंतर 5 वर्ष तक अवकाश पे कोई कर्मचारी रह सकता है, सेवा में उपस्थित नहीं होता है 5 वर्ष भी बाद, तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी नौकरी चली जाएगी सीधी। राजस्थान सेवा नियम 1958, राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के तहत उसकी कार्रवाई करके और उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, सीधी उसकी नौकरी चली जाएगी। एक तो स्थिति ये बनी। तो स्थिति जिसमें नियोक्ता नियोजन, यानी कि नियोजन को छोड़िए, आप नियोजन को मत पढ़िए, लेकिन ये मैंने इसलिए शब्दावली लिखी, आपको वहां पे एग्जाम में नियोजन भी मिल सकता है। ऐसी स्थिति जिसमें सेवा में नहीं रहता कर्मचारी, तो वो कौन सी स्थिति बनेगी? जब वह व्यक्ति कोई निरंतर 5 वर्ष तक अवकाश पर रहता है। तो दोस्तों, अधिकतम कितने वर्ष तक अवकाश पर रह सकता है कोई व्यक्ति? तो 5 वर्ष तक रह सकता है। आपको याद रखना ये वर्णन किस नियम में किया गया है। तो दोस्तों, 2 और 3, 2 और 3, इसको 2 भागों में बांटेंगे, 2 और 3। तो नियम संख्या 23 में इसका वर्णन है, सेवा में उपस्थित नहीं यानी कि बर्खास्त कर दिया जाएगा, राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के तहत। तो दोस्तों, अवकाश स्वीकृत कराए बिना कोई व्यक्ति है दोस्तों, मैं छुट्टी लिए बिना, अपने ऑफिस में अधिकारी को सूचित किए बिना और मैं अपने घर चला जाऊं, अनुपस्थित रहूं, ऑफिस में नहीं आऊंगा, तो दोस्तों ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। या फिर मैंने स्वीकृति दी, छुट्टी ले ली 10 दिन की, लेकिन मैं 10 दिन बाद भी वापस नहीं आ रहा, 10 दिन बाद में मैं वापस नहीं आ रहा और कोई सूचना भी नहीं दे रहा, तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी मेरे खिलाफ। या तो मैं बिना छुट्टी लिए भग जाऊं, या फिर दोस्तों आप स्कूल में जब पढ़ते थे तो दोस्तों अगर आप बिना छुट्टी लिए स्कूल से फ्रॉड हो जाते थे, ऐसा
मेरा तो बहुत ज्यादा इतिहास रहा है दोस्तों। मैं तो जब 12th क्लास में पढ़ता था तो मैं तो बहुत बार फरार हो जाता था। जिस दिन होमवर्क नहीं होता था तो मैं दीवार कूद के फरार हो जाता था दोस्तों, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। उस समय तो मैं चार दीवारी कूद के भाग जाते थे। रेस्ट के अंदर भी किताबें किताबें एक एक बुक, 5-6 दोस्त होते थे, सभी के बैग में एक एक बुक डाल देते थे और एक दोस्त के बैग में अपना बैग डाल देते थे, ताकि बैग की तो आवश्यकता नहीं हो, सारी बुकें और बैग भी घर पहुंच जाए। और मैं लंच में ही हमारी स्कूल का ग्राउंड रोड के दूसरी साइड था, तो दोस्तों लंच के अंदर बच्चे खेलने के लिए उस ग्राउंड में जाते थे तो मैं वहीं से फरार हो जाता था। तो दोस्तों ये जो बिना सूचित किए तो आपको दंड मिलता था ना, आप स्कूल से अगर फरार होते थे तो आपको दंड मिलता था, अनुशासनात्मक आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। तो इसी प्रकार यदि स्वीकृत अवकाश स्वीकृत कराए बिना, यानी कि छुट्टी मांगे बिना अगर आप भाग जाओगे तो अनुपस्थिति रहोगे तो आपके पास भी खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। और वे अगर नौकरी कर रहे हो सरकारी नौकरी, तो दोस्तों विद्यालय में तो कार्रवाई करने के नियम क्या थे, पेरेंट्स को सूचित करेंगे कि भाग गया, आपका बच्चा रेस्ट में भाग जाता है या आपका बच्चा विद्यालय से भागता है, तो इस प्रकार सूचित करेंगे। तो वो नियम थे वहां पे कार्रवाई के, आपको डांटा जाएगा, पेरेंट्स के द्वारा डांटा जाएगा, पेरेंट्स से कुछ लिखित में लिया जाएगा कि हम जिम्मेवार होंगे, ये होंगे। तो वो वहां के कुछ छोटे मोटे नियम बना रखे थे। तो इसी प्रकार से दोस्तों राजस्थान सेवा में आप अगर नौकरी करोगे तो वहां के तो स्थायी नियम बने हुए हैं कि अवकाश स्वीकृत कराए बिना अगर अनुपस्थित रहोगे तो राजस्थान सेवा नियम के नियम संख्या 86 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, 86 के अनुसार आपके कार्रवाई की जाएगी। और स्वीकृत अवकाश की अवधि 15 दिन का अवकाश लेकर भी आप विद्यालय नहीं आते थे तो दोस्तों आपको पेरेंट्स को सूचित किया जाता था कि आपका बच्चा विद्यालय नहीं आ रहा है। और अगर आप घर से तो विद्यालय के लिए निकलते थे और कहीं जाते थे तो फिर आपको घर जाके आपकी पिटाई होती थी, क्योंकि पेरेंट्स को पता लग जाता था। तो स्वीकृत अवकाश की अवधि में उपस्थित नहीं होते हैं तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये नियम संख्या 23 आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब बिना छुट्टी लिए अगर आपको अनुपस्थित रहेगा कर्मचारी तो उस पर भी विभागीय कार्रवाई नियम संख्या राजस्थान सेवा नियम के 86 के तहत की जाएगी। यदि स्वीकृत अवकाश की अवधि समाप्त होने पर, अवधि में स्वीकृत अवकाश की अवधि समाप्त होने पर उपस्थित नहीं होगा तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये हो गया नियम संख्या 23 भी। कब कब व्यक्ति सेवा में नहीं रहेगा। और अब अपन 23A देखेंगे। नियम संख्या 23A ये दोस्तों अस्थायी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के लिए नोटिस के संबंध में है। दोस्तों अस्थायी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के संबंध में नोटिस के संबंध में 23A है। नियम संख्या 23A किसके संबंध में है? अस्थायी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के लिए नोटिस के संबंध में। अस्थायी कर्मचारी है दोस्तों यदि वो त्याग पत्र देके जाता है या फिर उसको क्या करता है नियोक्ता द्वारा हटा दिया जाता है। दोस्तों दो ही स्थिति बनती है। मैं अस्थायी रूप से कहीं पे कोई भी व्यक्ति नौकरी करेगा तो या तो जिसके पास नौकरी कर रहा है वो उसको नौकरी से हटाएगा या वो खुद छोड़ के चला जाएगा। तो दो स्थिति बनती है। तो अस्थायी कर्मचारी वो राज्य सेवा में कहीं पे नौकरी कर रहा है तो वो त्याग पत्र देगा या सरकार के द्वारा या नियोक्ता के द्वारा उसको हटा दिया जाएगा। तो निम्न अनुसार नोटिस या वेतन देना होगा उसको। ये एक नियम बना रखे 3 वर्ष तक अगर वो नौकरी कर लिया, उसको 3 साल हो गए अस्थायी रूप से नौकरी करते हुए यानी कि संविदा पे नौकरी करते हुए, और वो नौकरी छोड़ के जाना चाहता है, खुद त्याग पत्र देके जाना चाहता है, तो दोस्तों 1 माह का नोटिस और 1 माह का उसको वेतन देना पड़ेगा। यानी कि या तो उसको 1 माह पहले अपने कर्मचारी जिस जहां पे नौकरी कर रहा है उसको सूचित करना होगा। यदि कोई राजस्थान सेवा में नौकरी कर रहा है, राज्य सरकार में अस्थायी रूप से कॉन्ट्रैक्ट पे कोई नौकरी कर रहा है, तो उसको नौकरी 3 वर्ष हो गए नौकरी करते करते और वो नौकरी छोड़ के जाना चाहता है, तो दोस्तों उसको क्या करना पड़ेगा? 1 महीने पहले, जाने से पहले 1 महीने पहले सूचना देनी पड़ेगी। अगर वो सूचना नहीं देगा तो उससे 1 महीने का वेतन काट लिया जाएगा, उसका वेतन वसूल किया जाएगा। 3 वर्ष साल से अधिक हो गए उसको नौकरी करते करते और फिर वो अगर सेवा से छोड़ के जाना चाहता है, त्याग पत्र दे के जाना चाहता है, तो उसको दोस्तों जहाँ पे वो नौकरी कर रहा है वहां पे सूचित 3 माह पहले उसको बताना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा कि मैं ये कार्य छोड़ के जाना चाहता हूँ। 3 महीने छोड़ के जाने से 3 माह पहले नोटिस देगा, अन्यथा उसका 3 माह का वेतन काट लिया जाएगा। ये तो हो गई त्याग पत्र देके कर्मचारी खुद जाए।
कर्मचारी को अगर निकाला जाता है, त्याग पत्र कर्मचारी द्वारा और हटाने पर नियोक्ता द्वारा, तो दोस्तों त्याग पत्र कर्मचारी द्वारा दिया जाए तो कर्मचारी को 1 महीने पहले नोटिस देना है। अगर हटा रहा है नियोक्ता, यानी कि सरकार की नौकरी में कोई अस्थायी कर्मचारी कार्य कर रहा है, तो अस्थायी कर्मचारी को अगर सरकार के द्वारा हटाया जाता है तो सरकार उसको 3 साल हो गए सेवा करते करते, 3 साल तक सेवा हुई है उसकी, तो उसको सरकार के द्वारा उसको 1 महीने पहले नोटिस दिया जाएगा कि आपको 1 माह बाद नौकरी से हटाया जाता है। अगर नहीं देंगे तो उसको 1 महीने का अतिरिक्त वेतन सरकार देगी। और 3 वर्ष से अधिक हो गए उसको नौकरी करते करते, तो 3 महीने पहले सरकार को उस कर्मचारी को नोटिस देना पड़ेगा अगर हटाना चाह रही है तो। अगर नोटिस नहीं देगी तो 3 महीने का वेतन सरकार को उस कर्मचारी को देना पड़ेगा। तो ये नियम बना हुआ है अस्थायी कर्मचारियों के लिए। क्या नियम बना हुआ है? कोई कर्मचारी त्याग पत्र दे के जाएगा तो वो 1 महीने पहले नोटिस देगा, और अगर सरकार उसको हटाएगी तो सरकार उसको 1 महीने पहले नोटिस देगी। तो ऐसी स्थिति है। ये समझ गए होंगे, नियम आसान है वैसे तो ये नियम। तो दोस्तों आज की इस क्लास में अपना इतना ही। आपके 10 मिनट बाद मैं आपके लिए अगली क्लास लेके आ रहा हूँ, बस आप सिर्फ 10 मिनट का इंतजार करें। धन्यवाद दोस्तों।